Hello and welcome back again to the channel. Today we are going to discuss chapter number 26 of civics, and the chapter name is government and economic development. So as usual, first we'll go through the glossary part. So in the glossary, some words I feel that you may find it difficult. I have described it. फर्स्ट इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव इट मीन्स क्रूशियल और इमेंस नीडेड, जिसकी बहुत ज़रूरत हो. कंसर्न इट मीन्स चिंता का विषय या फिर अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट और इम्पोर्टेंस टू द पब्लिक, वो पब्लिक का रिलेटेड हो, लोगों के हित का काम हो, तो दैट इज कंसर्न. कंसिक्वेंटली इट मीन्स एज ए रिजल्ट. प्रिजर्वेशन इट मीन्स टू मेंटेन समथिंग इन इट्स ओरिजिनल और एग्जिस्टिंग स्टेट, जो जैसा है वैसा उसको संभाल के रखना, दैट इज प्रिजर्व. प्रोलिफरेशन इट मीन्स रैपिड इंक्रीज इन द नंबर, मीन्स तादाद में बढ़ोतरी होनी. इरेडिकेट इट मीन्स रिमूव. एलिमेंट्री एजुकेशन इट मीन्स प्राइमरी एजुकेशन. वोकेशनल का मतलब होता है ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, बिजनेस या जॉब से रिलेटेड. एजुकेशन ऐसा आएगा, वोकेशनल एजुकेशन चैप्टर में आएगा. मीनेस इट मीन्स रिस्क या थ्रेट या फिर डेंजर, खतरा है. इम्यूनाइजेशन उसका मतलब है इम्यून करना, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाना, द एक्ट ऑफ मेकिंग इम्यून. इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट माने शिशु, छोटा बच्चा. मोर्टालिटी माने, यहाँ पे मोर्टालिटी स्पेलिंग गलत है, मोर्टालिटी है, यह मोरालिटी नहीं है. रेट माने रेशियो, मोर्टालिटी माने डेथ. द नंबर ऑफ इन्फेंट दैट इज 1 साल या 1 साल से छोटा बच्चा का डेथ हो जाए पर लाइव बर्थ्स, पर 1000 लाइव बर्थ्स में कितने ऐसे डेथ है जो 1 साल या 1 साल से कम उम्र में हो गए, that is life expectancy. That is the number of years that an individual is expected to live, right? कि overall average year, average age वो जनरली कंट्री की होती है, एवरेज एज कितनी है. और अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स, वो कोई ऐसा फैक्ट नहीं है, स्टेटिस्टिक्स की बात. डेथ रेट का मतलब है द रेशियो ऑफ द टोटल डेथ्स to total population over a specified period of time. टोटल पॉपुलेशन का डेथ के साथ रेशियो, राइट, तो वो है डेथ रेट. एम्पेनल्ड इट मीन्स टू चूज फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, कोई पर्टिकुलर रीज़न के लिए पसंद करना, दैट इज एम्पेनल. रिक्विजिट मीन्स नीडफुल और नेसेसरी, एंड इंडिस्पेंसेबल मतलब एब्सोल्यूटली नेसेसरी, उसके बिना नहीं चलेगा, दैट इज indispensable. Impetus it means encouragement, and sanitation it means process of keeping places clean and healthy, especially by providing a sewage system and a clean water supply, right? So this was glossary. Sanitation मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड, राइट, हेल्थ से रिलेटेड, अच्छा पानी और अच्छी गटर व्यवस्था देना, दैट इज सैनिटेशन. सो लेट अस मूव टू द चैप्टर. So this is chapter number 26 of civics, government and economic development. In big idea, what we will cover in this chapter: public facilities, government's efforts to provide education, health, transport, drinking water and sanitation. Government के प्रयत्न अपनी पब्लिक को प्रोवाइड करने के लिए एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, ड्रिंकिंग, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे. वी हैव न्यूज़ मेकर, a great personality. Elattuvalappi Sridharan is an Indian civil engineer who is renowned for changing the face of public transport in India with his leadership in constructing the Konkan Railway and the Delhi Metro. Konkan Railway और दिल्ली मेट्रो में अपनी लीडरशिप के अंडर में इंडिया का ट्रांसपोर्ट मेथड पूरा ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये रिनोन जाने जाते हैं, एंड उसको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, राइट. एजुकेशन, देन राइट टू वाटर एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ हम देखेंगे इस चैप्टर में. सो लेट अस स्टार्ट.
In modern society, the effectiveness of every government is judged by its ability to work for the welfare of its people. मॉडर्न सोसाइटी में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस जो मतलब वो कितनी असरकारक है, वो अगर देखा जाए तो वो किससे जज हो पाएगा? इट्स एबिलिटी टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल, अपने लोगों की सुखाकारी के लिए, अच्छे के लिए, कल्याण के लिए जो कुछ भी काम गवर्नमेंट ने किया हो उसके ऊपर से ये जज होता है कि गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस कितनी है. सो अपार्ट फ्रॉम मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, द गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग बेसिक फैसिलिटीज टू द कॉमन पीपल. तो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के अलावा भी गवर्नमेंट की ये भी फर्ज होता है कि अपने कॉमन पीपल को बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करें. It is the duty of the government to distribute the national resources controlled by it among the people in a fair manner. गवर्नमेंट की ये भी जिम्मेदारी है कि राष्ट्रीय संसाधन जितने हमारे रिसोर्सेज है जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, वो सारे रिसोर्सेज को अपने लोगों में एक फेयर मैनर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. फेयर माने जो ठीक लगे, जो ठीक हो लोगों के लिए, राइट. कोई भी भेदभाव के बिना, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन के बिना अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करे तो वो उनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की. एज अ वेलफेयर स्टेट, it is imperative for the government to ensure the happiness of a maximum number of people by creating opportunities and conditions for economic prosperity and improvement of the quality of life. वेलफेयर स्टेट होने के नाते, वेलफेयर स्टेट कैसा स्टेट होता है? जो अपने लोगों का अच्छा सोचे, दैट इज वेलफेयर स्टेट. ये गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सुखाकारी और खुशी के लिए गवर्नमेंट जो है वो सोचे और उसके बाद जो कुछ भी करना है वो करे. जैसे कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करें जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए, माने आर्थिक समृद्धि आए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ में, जीवन की जो क्वालिटी है जीवन जीने की, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आए, माने सुधार आए. सो लेट अस सी कि गवर्नमेंट ने पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या एफर्ट्स किए. एजुकेशन. एजुकेटेड पीपल आर एन एसेट टू देयर फैमिली एज वेल एज द नेशन. देश के लिए और अपने परिवार के लिए भी एजुकेटेड लोग जो है वो एक एसेट है. एसेट माने मिल्कत, ठीक है, प्रॉपर्टी है. दे स्ट्रेंथन द फाउंडेशंस ऑफ अ कंट्री. वो कंट्री की नींव जो है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो, शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने की हो, वो सब में वो स्ट्रेंथन करते हैं, माने वो मजबूत बनाते हैं. बिसाइड्स, एजुकेशन एम्पावर्स देम विथ स्किल्स दैट कंट्रीब्यूट टू द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंक्रीजेस नेशनल इनकम. इसके अलावा भी एजुकेशन जो है वो उनको अलग अलग स्किल्स प्रोवाइड करता है और वही स्किल्स से वो गवर्नमेंट की एफिशिएंसी में कंट्रीब्यूट करके नेशनल इनकम बढ़ाते हैं. जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, जो लोग अपने स्किल का यूज़ करके कुछ भी प्रोफेशन करते हैं तो उसमें नेशनल इनकम बढ़ती है. बिजनेस करते हैं तो भी नेशनल इनकम बढ़ती है. द फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स ऑफ इंडिया वेर क्लियर दैट education was an important area of concern and needed state initiative at various levels. तो जो लोग भारत की, आज़ाद भारत की नींव रखने वाले जो थे, ठीक है, भारत को आज़ादी दिलाने में जिन्होंने मदद की, वो सब लोग जिन्होंने मेहनत की, वो सब लोग एक बात का क्लियर थे कि एजुकेशन जो है वो सबसे अहम मुद्दा है जिसके बारे में सोचा जाए, एंड उसके ऊपर एक स्टेट इनिशिएटिव जरूरी है अलग अलग लेवल पे, माने कंट्री लेवल पे उसके लिए सोचा जाना चाहिए. वो सब लोग फाउंडिंग फादर्स एंड मदर्स सोच रहे थे. सिंस इंडिपेंडेंस
आज़ादी के टाइम से सेवरल कमीशंस वेर फॉर्म टू रिफॉर्म द एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया। भारत में शिक्षा के फील्ड में सुधार लाने के लिए आज़ादी के बाद कई कमीशंस बनाए गए। द कोठारी कमीशन सेट अप इन 1964 emphasized on the need for education for national development and made several recommendations in this regard. कोठारी कमीशन ने 1964 में सेटअप किया गया। उन्होंने भी एम्फेसाइज किया, माने इस चीज़ पर भार दिया कि एजुकेशन जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होना चाहिए, एंड उन्होंने काफ़ी रिकमेंडेशंस भी की। Consequently, the government of India formulated the national policy of education. नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन का फॉर्मेशन किया, इसके चलते गवर्नमेंट ने, एंड 1968 में और 1986 में 2 बार किया। द पॉलिसी दिस पॉलिसी included a series of measures such as free and compulsory education, preservation and growth of Indian languages, availability of educational opportunities, proliferation of literacy and reform in examination practices among others. तो उसमें सीरीज ऑफ मेजर्स माने कई कदम उठाए गए, जैसे कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन। उसके बाद प्रिजर्वेशन एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, हमारी भारतीय भाषाओं को संभाल के रखना और उसको बनाए रखना, चालू रखना और उसका विकास करना। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, माने शिक्षा के फील्ड में कई सारी जो मौके हैं, तक है, अपॉर्चुनिटीज़, वो भी अवेलेबल करना। प्रोलिफरेशन ऑफ लिटरेसी, साक्षरता को बढ़ाना, एंड रिफॉर्म इन एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस अमंग अदर्स, राइट। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस हो, उसमें सुधार लाया जाए, ये सारे प्रयत्न किए गए। द पॉलिसी इन 1986 इंक्लूडेड मोर ऑब्जेक्टिव्स सच एज द वोकेशनलाइजेशन of education and the need for public and private efforts to eradicate illiteracy among others. ये जो पॉलिसी थी 1986 की, उसमें और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स डाले गए, जैसे कि एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन, माने ऐसा एजुकेशन जो आगे जाके बिजनेस या जॉब करने में काम आए। उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट एफर्ट्स के नीड्स हैं, इलिटरेसी को इरेडिकेट करने का भी प्रयास किया गया था। मतलब कि इलिटरेसी मतलब कि निरक्षरता को रिमूव करने का प्रयास। ओवर द इयर्स, इन सालों में, the central and the various state governments have executed different kinds of policies to develop the education sector in the country. भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कई सारी नई नई पॉलिसीज एग्जीक्यूटेड की है इन सालों में, और वो देखते हैं हम क्या क्या। In 2001, the Sarva Shiksha Abhiyan was launched with the aim to provide elementary education to all children in the age group of 6 to 14 years. 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गया, जिसका पर्पस क्या था कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन दिलाना। वो एक टाइम बाउंड प्रोग्राम था केंद्र सरकार का, और उसमें स्टेट्स की पार्टनरशिप थी, राज्य जो होते उसकी पार्टनरशिप थी, उनको भी काम करना है। लोकल गवर्नमेंट की भी पार्टनरशिप थी, एंड कम्युनिटी की भी, लोगों की भी, समाज की भी पार्टनरशिप थी। और उसके पार्टनरशिप करने के बाद क्या अचीव था? यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का, एलिमेंट्री माने प्राइमरी एजुकेशन, सबको प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये ध्येय था, पर्पस था, राइट, ये मकसद था। दूसरा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 में लॉन्च हुआ था, और उसका मकसद था सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप करना और ग्रोथ देना, और वो भी पब्लिक स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया। प्राइवेट स्कूल में सब कुछ होता है, जो गवर्नमेंट स्कूल्स थी थ्रू आउट इंडिया, उसमें ये राष्ट्रीय RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का ये मकसद के साथ चालू हुआ था। साक्षर भारती एक और कैंपेन था जो लॉन्च हुआ था 2009 में। उसका मकसद ये था कि
80% लिटरेसी लेवल लाना है पूरे देश में। पूरे देश में हर 100 नागरिक में से कम 80 नागरिक जो है वो पढ़े लिखे हो। ये साक्षर भारत का मकसद था। और खास करके एडल्ट वुमन लिटरेसी, माने यंग जो महिला हो उसको भी लिटरेसी का, रूरल एरिया में लेडीज़ को पढ़ने नहीं जाने देते, तो ये जो है वो उसको मिटाने के लिए ये पूरा अभियान चालू किया था, साक्षर भारत। नेक्स्ट इज मिड डे मील। मिड डे मील का मतलब होता है मध्याह्न भोजन। ये स्कीम स्कूल में इंट्रोड्यूस की गई और उसका मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो जो स्कूल छोड़ गए वो आए या फिर नए एडमिशन्स आए, एंड उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो भी बढ़े, क्योंकि गरीब लोग होते हैं तो घर में वो न्यूट्रिशनल फूड खास मिलता नहीं है, तो उनकी फिर तबीयत या फिर हेल्थ ठीक नहीं रहती है। तो वो दोनों मकसद थे। अंडर द जवाहर नवोदय विद्यालय स्कीम, a large amount of money has been provided to establish Navodaya Vidyalaya in 20 districts having a large concentration of the scheduled caste and scheduled tribes. जवाहर नवोदय विद्यालय स्कीम के अंडर में क्या था कि बड़े पैमाने पे पैसे को इन्वेस्ट किया गया था, प्रोवाइड किया गया था नवोदय विद्यालय को बनाने में। और किस जगह पे, तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसे 20 जिले जहाँ पे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, आदिवासी और पिछड़े लोगों की बस्ती ज़्यादा हो, ऐसे 20 जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय को एस्टैब्लिश किया गया ताकि उन लोगों को ऊपर लाया जा सके, मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। वोकेशनल स्ट्रीम्स को भी डेवलप किया गया और उसमें ज़्यादातर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को वोकेशनल स्किल्स दिलाने के लिए, वोकेशनल माने बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड एजुकेशन दिलाने के लिए इक्विप किया गया स्कूल्स को। और पिछले 50 सालों में देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज जैसी इंस्टीट्यूशन में उसकी नंबर में सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो ये बता रहा है कि सरकार जो है वो उस एरिया में काम कर रही है। यहाँ पे आप एक क्लास कंडक्ट होते हुए देख रहे हो और वो है सर्व शिक्षा अभियान, राइट। नेक्स्ट इज हेल्थ। हेल्थ में देखा जाए तो सरकार ने क्या किया है, सो लेट अस सी। सिंस इंडिपेंडेंस न्यूमरस एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। आज़ादी के बाद लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और उसको इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द हेल्थ सेक्टर। यहाँ पे हम देखेंगे कि हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयत्न किए हैं। द डिपार्टमेंट फॉर हेल्थ हैज़ इम्प्लीमेंटेड सेवरल नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री टू टैकल मीनेस ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो हेल्थ डिपार्टमेंट ने नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स काफ़ी बार उसके नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को अप्लाई किया है और इम्प्लीमेंट किया है पूरे देश में। और क्या मकसद के साथ किया है, तो ऐसा मीनेस को टैकल करना, मीनेस माने रिस्क या थ्रेट, समाज को जिससे नुकसान हो, राइट। तो वो क्या है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, संपर्क में आने से होने वाले रोग और बिना संपर्क में आने से भी होने वाले रोग, माने कुछ और भी वायरल और नॉन वायरल रोग जो है, राइट, उसको कंट्रोल में लाने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं। आगे देखें तो कंट्रोल एंड इरेडिकेशन ऑफ डिसीज सच एज पोलियो, लेप्रेसी, ट्यूबरक्यूलोसिस, एड्स, डेंगू, कैंसर कंटिन्यू टू बी ए मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स इन द सेंट्रल हेल्थ सेक्टर। सेंट्रल हेल्थ सेक्टर में देखा जाए तो ये ऐसे डिसीज़ जैसे कि पोलियो, लेप्रोसी, ट्यूबरक्यूलोसिस, एड्स जैसे, डेंगू जैसे, कैंसर जैसे रोगों को इरेडिकेट करने के लिए नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के प्रयत्न जारी रहते हैं। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा भी
कई ऐसे नेशन वाइड यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स है जो पूरे देश में चलते हैं, जो एक्टिवली परस्यू किए जाते हैं, उनको एक्टिवली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग लेवल पे। और उसका मकसद होता है वैक्सीन प्रोटेक्शन, वैक्सीन्स को प्रोटेक्शन के तौर पे देना अगेंस्ट प्रिवेंटेबल डिसीजेस, जिस रोग को रोका जा सकता है। काफ़ी रोग ऐसे जिसको रोका नहीं जा सकता, बट जिस रोगों को रोका जा सकता है उसकी वैक्सीन देना। और पल्स पोलियो प्रोग्राम भी यही एक एफर्ट का उदाहरण है। आगे देखें तो NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, माने रूरल एरिया के हेल्थ का मिशन पूरे देश में। वो एक ऐसा कम्प्रीहेंसिव हेल्थ प्रोग्राम है जिसका मकसद है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पूरे भारत में, गांव के एरिया में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो चलाता है उसको इम्प्रूव करना, सुधार लाना। इस प्रोग्राम का इनिशिएशन क्या है, तो काफ़ी ऐसे नए नए मैकेनिज़म्स उन्होंने ढूंढ निकाले जिससे हेल्थ केयर डिलीवरी अच्छे से हो, जिसमें ट्रेनिंग, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी मतलब कि आशा योजना है जिसमें कई लेडीज़ मेंबर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। एंड जननी सुरक्षा योजना, दैट इज़ मदरहुड प्रोटेक्शन प्रोग्राम, राइट, उसमें भी कई लोगों को ट्रेनिंग देना होता है। ये उनका मेन मकसद है, और ताकि माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। As a result of these efforts made by the government, there are a few positive results which have already been recorded. Right? गवर्नमेंट के द्वारा जो कोई भी एफर्ट्स किया गया है उसमें से काफ़ी कम पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, जैसे कि मैटरनल मोर्टालिटी रेट हैज़ गॉन डाउन कंसिडरेबली। मैटरनल मीन्स रिलेटेड टू मदर। तो जब डिलीवरी के टाइम कई बार ऐसा भी कॉम्प्लिकेशंस आता था कि माँ जो होती थी वो अनफॉर्चुनेटली मर जाती थी, तो अब वो रेशियो काफ़ी कम हो गया, अब रेयरली ऐसा होता है। द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, इंडिकेटिंग इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ हेल्थ इन द कंट्री। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट माने शिशु, मोर्टालिटी माने डेथ, और रेट जो हमने ग्लोसरी में किया, पर 1000 लाइव बर्थ्स में ऐसे बच्चे जो 1 साल या 1 साल से कम उम्र के हो उसका डेथ होना, दैट इज इन्फेंट मोर्टालिटी डेथ, वो भी रिड्यूस हो गया है, राइट। एंड एज अ रिजल्ट दीज हेल्थ मेजर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ इंक्रीज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। अब ऐसे जो हमें रिजल्ट मिले उसकी वजह से सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ है हमारे देश में, मेल्स और फीमेल्स दोनों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी माने एवरेज एज जीने की, राइट। द डेथ रेट ऑल्सो हैज़ डिक्लाइन, डेथ रेट भी डिक्लाइन हो चुका है, माने मरने वाले लोगों की संख्या जो रेशियो है वो भी कम हो चुकी है। In addition to the public sector, the private sector also provides healthcare services to people. पब्लिक सेक्टर माने गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी है जो हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करता है। हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज़ आर वेरी कॉस्टली एंड कॉमन पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम। हालांकि ये बात है कि प्राइवेट सेक्टर की जो हेल्थ सर्विसेज है वो बहुत ही महंगी होती है और सबको वो कंफर्टेबली अफोर्ड नहीं होती है, वो सब उसके पीछे खर्च नहीं कर पाते हैं। Recently, the government of India has also launched the Ayushman Bharat Yojana National Health Protection Mission as the part of National Health Policy 2017, which intends to provide healthcare to deprived households in the rural and urban sphere and subsume the Rashtriya Swasthya Bima Yojana within its structure. आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है कुछ सालों पहले, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के एक हिस्सा है, जिसका ये मकसद है कि ऐसे कुछ रूरल और अर्बन स्फीयर में आते हुए और जो पिछड़े इलाकों में बसते हुए लोग हैं जो कि डिप्राइव्ड है, माने उसको फैसिलिटी नहीं मिलती है, ठीक है, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, राइट।
और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है वो उसके स्ट्रक्चर में जोड़ देना ताकि उनको बीमे का लाभ भी मिले. It involves a two-pronged approach to revolutionize the healthcare systems in India. उसका ये भी मकसद है कि भारत में हेल्थ केयर सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए. It will provide an insurance cover of rupees 5 lakh per family per year to 10 crore poor and vulnerable families in the country, accounting for almost 37% of the population. बहुत बड़ी बात है कि उनका मकसद है कि इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा पर फैमिली 5 लाख रुपए का, जो कि पुअर फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी रकम है, पर ईयर, हर साल. और वो कितने लोगों को दिया जाएगा? 10 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल फैमिलीज. 10 करोड़ लोग नहीं, 10 करोड़ गरीब और 10 करोड़ ऐसे परिवार जिसके ऊपर कोई ना कोई तरह का रिस्क है, थ्रेट है कि उनका या तो मजदूरी कर रहे हैं तो वो इतना पूरा कमा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस कवर है 5 लाख पर फैमिली पर ईयर. और ये इतने लोग होते हैं कि देश की टोटल पॉपुलेशन के 37% है. The second aspect of the policy involves the establishment and reformation of 1,50,000 health sub-centers into health and wellness centers to improve the scope of primary health care in India. भारत में प्राइमरी हेल्थ केयर जो है उसके स्कोप को इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स और हेल्थ सब सेंटर्स जो है वैसे 1.5 लाख सेंटर्स बनाए गए, एस्टैब्लिशमेंट किए गए या फिर रिफॉर्मेशन किए गए. द फोकस इज ऑन द क्रिटिकल नीड टू टैकल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड सो ऑन. उसका फोकस ये है कि ऐसे डिसीज़ जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है उसको टैकल करने की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है. तो वो नॉन कम्युनिकेबल में हमने डिस्कस किया कि ऐसे रोग जो रेस्पिरेटरी या उससे रिलेटेड नहीं है, पर्सन टू पर्सन वो फैलते नहीं है, दैट इज़ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को भी टैकल करने की बात की गई है. Different private and public hospitals would be empaneled as eligible to provide treatment. इस पॉलिसी के तहत ट्रीटमेंट देने के लिए अलग अलग प्राइवेट और पब्लिक हॉस्पिटल्स भी एम्पेनल की जाएगी, जो आज काफ़ी ऐसे इंश्योरेंस कवर में होती है. अगर आप अपने घर में इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स जो है उसको अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो आप में वहाँ पे आपको बुकलेट मिलेगी कि इस इंश्योरेंस के तहत एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स का लिस्ट जो है वो ये है, सिटी वाइज मिलेगा. प्राइवेट हॉस्पिटल्स विल बी सब्जेक्ट टू वेरियस रूल्स लाइक पैकेज रेट्स, ट्रांसपेरेंसी एंड कस्टमर केयर एंड सो ऑन. प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो होती है उसको अलग अलग रूल्स जो है वो बताने पड़ेंगे, जैसे कि उनका पैकेज रेट्स क्या है, फिर उनकी पूरी डीलिंग में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और कस्टमर केयर भी जो है वो भी होना चाहिए ताकि लोगों को सही समय पे सही सलाह मिल सके. यहाँ पे आप देख सकते हो रूरल हेल्थ केयर सेंटर जो है उसमें NHRM मिशन के तहत NRHM, सॉरी इट इज़ नॉट NHRM, यहाँ पे लिखा है वो गलती से, NRHM मिशन के तहत रूरल लोगों को चेक किया जा रहा है. सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अप टू दिस एजुकेशन and related to health. So in the next video we'll discuss about the transport and so on. So see you in the next video.